जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का तात्पर्य यह है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपनी दिशा बदल देती है और मुड़ जाती है। यानी कि जब भी प्रकाश की किरणें हैं वह एक माध्यम जैसे कि हवा से पानी में जाना या फिर पानी से हवा में जाना या फिर किसी ठोस पदार्थ से किसी द्रव्य पदार्थ में गुजरना या फिर किसी गैस द्रव्य में गुजरना, तो ये जब भी एक यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा को बदल देती है और मुड़ जाती है। तो यही होता है प्रकाश के अपवर्तन का मतलब। अगला प्रश्न है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के दो उदाहरण को लिखें। यानी कि हम लोग अपने जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग करते हैं, तो दो इसका हमें उदाहरण देना है। तो पहला उदाहरण हो जाएगा कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना। यानी कि जब पानी से पूरा भरा हुआ बाल्टी होता है तो हम लोगों को ऐसा देखने में लगता है कि पानी है वह भरा हुआ है, लेकिन बाल्टी की जो गहराई है यानी कि हाइट है वह कम दिखता है। ऐसा लगता है कि बाल्टी है वह छोटा है, लेकिन जैसे ही हम लोग हाथ डालते हैं तो हम लोगों का पूरा हाथ है वह अंदर चला जाता है और कपड़े भींगो जाते हैं यानी कि भींग जाते हैं। तो यह हो गया एक उदाहरण। और दूसरा हो गया कि पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। यानी कि पानी से भरा हुआ कोई बाल्टी है और उसके अंदर यदि हम लोग किसी भी छड़ी डंडा पेंसिल या फिर किसी भी चीज को डाल देते हैं तो उसके बाद हम लोग देखते हैं तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि छड़ी है यानी कि डंडा है वह अंदर में मुड़ा हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचे। तो प्रकाश का अपवर्तन दिखाने के लिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर में ये विरल माध्यम है और नीचे में ये सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरणें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि यह मुड़ जाता है और मुड़ता है किस ओर, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यानी कि ये जो बीच में लाइन यहाँ से डैश डैश करके दिया गया है यह यहाँ पे अभिलंब को दर्शाया गया है। और यदि आप लोग दूसरे चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं कि सघन को ऊपर में रखा गया है और विरल को नीचे में। तो यहाँ पे जब ये किरणें आती है और जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता ही होगा कि सभी दूर, यानी कि सघन से विरल में जाती है तो दूर, और बी सा और यानी कि विरल से सघन में पहुंचता है तो किरणें है वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यही होता है। यहाँ पे इसका चित्र भी बता दिया गया है। प्रश्न है कि हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, क्या प्रकाश अभिलंब की ओर झुकेगा अथवा अभिलंब से दूर हटेगा, बताएं क्यों। इसका उत्तर लिखेंगे कि अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि हवा एक विरल माध्यम है और तथा जल सघन माध्यम है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जैसे ही प्रकाश की किरणें हैं वह विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि विरल में सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये किरणें इस तरफ से आ रही थी तो ये कितने यहाँ तक इसको पहुंचना चाहिए था, किंतु ये अभिलंब की ओर सटते हुए जा रही है। तो इसी को बोलते हैं कि झुकना, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। चूंकि प्रकाश की किरणें जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका नियम ही कहलाता है कि यदि प्रकाश की किरणें हैं वह विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो इसी कारण से यह ऐसा होता है। 5 नंबर प्रश्न है कि कांच की आयताकार सिल्ली यानी कि पट्टी में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकित चित्र बनाएं। तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि ये रहा यहाँ पे चरखूट ABCD एक कांच की सिल्ली है और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऊपर में रहता है यहाँ से विरल माध्यम है और ये नीचे सघन माध्यम यानी कि बीच में बर्फ है। तो यह हो गया सघन माध्यम। तो यहाँ से जब किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
और जैसे ही यह किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में फिर से प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं। अब दूसरा चित्र में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ए बी सी डी एक यह भी कांच का सिल्ली है। और इस चित्र में क्या किया गया है कि किरणें को सीधा एकदम बीचों बीच से इसको परिवर्तित किया गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि कोई भी अपवर्तन नहीं होता है। ये किरणें होती है वह सीधा से ही निकल जाती है, यानी कि इस प्रकार से इसमें कोई भी अपवर्तन और ना ही कोई भी परावर्तन होता है। प्रश्न है कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? यानी कि आप लोग भी देखे होंगे कि यदि कोई बाल्टी से भरा हुआ पानी है और उसमें किसी भी सिक्कों को डाल देते हैं तो ऐसा लगता है कि वह सिक्का जस्ट पानी के थोड़ा सा ही नीचे है। ऐसा लगता है कि वह पूरी गहराई में नहीं गया है, बल्कि वह सिक्का है वह कुछ ऊपर ही उठा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि पानी सघन माध्यम है तथा वायु विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें पानी से हवा में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसीलिए पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि प्रकाश की किरणें हैं वह जैसे ही सघन से विरल माध्यम में जाती है तथा विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह किरणें होती है और वह अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है। तो उसी अपवर्तन के कारण ही सिक्का होता है वह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि पहला नियम लिखेंगे कि आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब आपतित किरण तथा प्रवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी कि आपतन बिंदु पर जो लंब बनता है और आपतित किरण और प्रवर्तित किरणें जो होती है वो तीनों एक ही समतल यानी कि बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक यानी कि एक बराबर होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो मान होता है वह एक दोनों के ही बराबर होता है। प्रश्न है कि स्नेल के नियम को लिखकर समझाइए। इसका नियम लिखेंगे कि स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ा है, जो बताता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। जैसे कि साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी कि ये दोनों कोण जो होते हैं आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है? इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रकाश हीरे में निर्वात यानी कि शून्य की अपेक्षा 2.4 गुनी धीमी चाल से चलता है। यानी कि बोल सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात यानी कि शून्य में एकदम बहुत ही ज्यादा स्पीड होता है, जबकि हीरे में उसकी चाल है वह कम जाती है, तो वह 2.42 इतना गुना कम हो जाता है। अथवा अगर दूसरे रूप में आप लोग लिखना चाहते हैं तो यह लिख सकते हैं कि शून्य में प्रकाश की चाल एवं हीरे में प्रकाश की चाल के अनुपात हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। यानी कि किसी भी चीज का अपवर्तनांक निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम लोग शून्य में प्रकाश की जो चाल होती है उसको लिखते हैं और बटा में जिस माध्यम का हमें निकालना होता है उसकी प्रकाश के चाल को निकालते हैं और उन दोनों को बटा में करके काट देते हैं। और उसके बाद जो भिन्न या फिर पूर्णांक हमें प्राप्त होता है वही होता है उस पदार्थ या फिर द्रव्य का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से ही इसको आप लोग समझ सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण पुंज पानी में तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है। यदि वायु तारपीन और पानी के अपवर्तनांक यहाँ पे दिया गया है कि तो वायु का अपवर्तनांक है 1 और तारपीन का है 1.47 और तथा पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। तो समझाएं कि प्रकाश की किरण पुंज किस प्रकार वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करेगी।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में कि यहाँ पे जो हवा है उसका अपवर्तनांक दिया गया था ओमेगा। तो यह एक विरल माध्यम है और विरल माध्यम से यहाँ पे ये सघन माध्यम हो गया इसके लिए। तो जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे ये देख सकते हैं किरणें की इस ओर से आ रही थी किंतु ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और इस प्रकार से तारपीन में प्रवेश करती है। और जब पुनः यह तारपीन से देखेंगे कि यहाँ पे ये हो जाएगा पानी होगा और वह हो जाएगा विरल माध्यम, यानी कि तारपीन होगा सघन माध्यम। तो जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि ये इस दिशा में आ रही थी किंतु ये ज्यादा उधर मुड़ती हुई, यानी कि अभिलंब से ऐसा लग रहा है कि दूर हटता हुआ जा रहा है। तो इस प्रकार से ही इसका चित्र बनेगा। तो आप लोग इस चित्र की मदद से भी इसको समझ सकते हैं। प्रश्न है कि आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका दी गई है। उनकी सतहों को बिना छुए उनमें आप अंतर कैसे बताएंगे? यानी कि आपको 3 प्रकार का कांच दिया गया है और उनमें से बताना है कि कौन सा उत्तल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस है और कौन सा कांच है। तो आप लोगों को बता दें कि ऐसे पता करने के बहुत सारे तरीके हैं किंतु मैं आप लोगों को एक तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बिना छुए उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की पट्टिका में अंतर बताने के लिए पहले उन्हें किसी भी किताब के छपे हुए अक्षरों के पास लेकर जाएंगे, यानी कि जो बुक होता है तो उसके पास इन तीनों कांचों को लेकर जाएंगे। तो उत्तल लेंस पहला कि यदि अक्षर बड़े और सीधे दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, यानी कि जैसे ही पुस्तक के ऊपर हम लोग उस शीशे को रखेंगे और यदि वह उस पर लिखा हुआ अक्षर हमें बड़ा और सीधा दिखाई देगा तो इसका मतलब यह होगा कि वह उत्तल लेंस होगा। दूसरा अवतल लेंस की यदि अक्षर छोटे और सीधे दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा, यानी कि जैसे ही बुक पर रखेंगे हम लोग उस कांच को तो उसके द्वारा हमारी आंखों पर किरणें पड़ेगी और उसके बाद जब हम लोग उसमें अक्षरों को देखेंगे तो जो वास्तविक अक्षर रहेगा उससे छोटा ही अक्षर हमें दिखाई देगा। तो इसका मतलब यह होगा कि वह अवतल लेंस है। और तीसरा कांच की पट्टिका, तो इसका लिखेंगे कि यदि अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई दे तो वह कांच की पट्टिका है, यानी कि अक्षर में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जिस प्रकार से वह अक्षर था उसी प्रकार से हम लोगों को दिखाई देगा। तो इसका अर्थ होता है कि वह कांच का प्लेट है, यानी कि पट्टी है। अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, कारण स्पष्ट करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी आती है, अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे छोटे हिस्सों पर फोकसित होती है, जिससे कागज जल उठता है। यानी कि जैसे ही हम लोग किसी भी कागज पर उत्तल लेंस को रखते हैं तो क्या होता है कि वो जितनी भी किरणें फैली हुई होती है तो उत्तल लेंस उन सभी किरणों को एक जगह पे फोकसित कर देता है, यानी कि एक जगह पे लाकर मिला देता है, जिस कारण से कि उसी एक जगह पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है, जिस कारण से कागज है वह जलने लगता है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है? इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा यानी कि प्रकाश आंख के रेटिना पर फोकसित होकर उसको अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है, इसीलिए हम लोग हैं जो कि उत्तल लेंस को रखकर आंखों को नहीं देखते हैं। तो उत्तल लेंस क्या करता है कि जितने भी सूर्य की किरणें आती है उन सभी को एक जगह पे फोकसित करता है, जिससे कि वे प्रकाश है वह हमारे आंखों के रेटिना पर पहुंचेगा, जिससे कि आंखों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्षति हो सकता है, इसीलिए उसका उपयोग करना मना होता है। अगर अन्यथा कोई भी व्यक्ति 5 मिनट तक अगर उत्तल लेंस को रखकर अपनी आंखों में देख लेता है तो आप लोग समझिए कि वह तो अगले दिन से ही उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी कि उसकी आंखों की रोशनी होगी वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और साथ ही उसको अन्य कई प्रकार की और भी बीमारियां भी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार मुड़ेगी? किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट करें। तो जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं ये रहा यहाँ पे एक उत्तल लेंस और ये है यहाँ पे ध्रुव,
और इस तरफ ये F1 F2 है और यहाँ पे ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। तो आप लोग देखेंगे कि ये रहा अक्ष और इसके समांतर ये सभी किरणें हैं जो कि जा रही है। तो ये सभी उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद देखेंगे कि यहाँ पे F2 यानी कि फोकस पर आकर मिलती है। तो इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। 15 नंबर प्रश्न है कि जब उत्तल लेंस के F और 2F के बीच स्थित हो, यानी कि वस्तु को हम लोग F और 2F के बीच में रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख द्वारा समझाएं। यानी कि जब वस्तु F और 2F के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रहा यहाँ पे एक उत्तल लेंस है और ये रहा इसका O यानी कि ध्रुव बोल सकते हैं या फिर मुख्य अक्ष। और यहाँ पे ये देखेंगे कि वस्तु है वह F और A2F1 के बीच में रखा गया है। तो यहाँ पे ये जो किरणें होती है वह देखेंगे कि यहाँ से ये इस तरफ जाएगी और इसका एक यहाँ से ये बीच से होकर ही गुजरता है। तो यहाँ से इसका एरो इस तरफ बनेगा और इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा यहाँ पे देख सकते हैं यह फोकस है। तो यह फोकस से आगे बन रहा है और जाकर मिल रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आगे अनंत होता है। तो यहाँ पे यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वह फोकस और अनंत के बीच में बन रहा है। प्रश्न है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर को स्पष्ट करें। पहला अंतर लिखेंगे कि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। दूसरा कि उत्तल लेंस इसकी फोकस वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस इसका फोकस काल्पनिक होता है। और तीसरा अंतर कि उत्तल लेंस यह प्रकाश को अभिसरित करता है, जबकि अवतल लेंस यह प्रकाश को अपसरित करता है। प्रश्न है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाली समांतर प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्रित या केंद्रित करती है। यानी कि उत्तल लेंस का काम क्या होता है कि यह सभी किरणें आती है तो उन सभी किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देती है। इस कारण से ही इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद था कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लेंस के अंदर से गुजरने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को फैला देता है। यानी कि जैसे ही किरणें पड़ती है अवतल लेंस पर तो ये सभी किरणों को अपनी चारों ओर दिशाओं में फैला देता है। तो इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। यदि एक वस्तु को लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाए तो वस्तु के प्रतिबिंब का आकार यानी कि साइज किस प्रकार परिवर्तित होगा। इसका उत्तर लिखेंगे कि हम वस्तु को जैसे जैसे फोकस पर लाएंगे तो वैसे वैसे ही प्रतिबिंब वस्तु का बड़ा होता जाएगा। प्रश्न है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि लेंस की क्षमता का मतलब यह है कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ सकता है, यानी कि अभिसरित या फिर अपसरित, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो फैलाए या फिर सिकुड़ सकता है। यह क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसका SI मात्रक m⁻⁻1 होता है या फिर इसको डायोप्टर भी कहा जाता है। तो यानी कि लेंस की क्षमता का मतलब यही हुआ कि कोई भी लेंस किसी भी प्रकाश की किरणों को कितना ज्यादा अपसरित या फिर अभिसरित कर सकता है। 20 नंबर प्रश्न है कि मुख्य अक्ष को X और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर U, V एवं F के चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे कि लेंस के चिन्ह पर पाटी के अनुसार प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु यानी कि मूल बिंदु 0,0 होता है और मुख्य अक्ष को X मानकर आपतित प्रकाश की दिशा बाएं से दाएं में दूरियां धनात्मक होती है। विपरीत दिशा में ऋणात्मक तथा ऊपर की ओर धनात्मक व नीचे ऋणात्मक मानी जाती है। U हमेशा ऋणात्मक उत्तल लेंस के लिए और F होता है वह धनात्मक और अवतल के लिए F ऋणात्मक होता है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टकट में बता दिया गया है।
तो यहाँ पे वस्तु की दूरी u होता है वह उत्तल लेंस में ऋणात्मक होगा और अवतल लेंस में भी ऋणात्मक ही होगा। प्रतिबिंब की दूरी जो v होता है वह उत्तल लेंस में प्लस माइनस दोनों होगा, यानी कि इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। और अगला है फोकस दूरी, यानी कि उत्तल लेंस में यह धनात्मक होगा जबकि अवतल लेंस में ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से ही आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस यानी कि वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर पर बनता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है और लेंस की क्षमता क्या है। तो आप लोग देखेंगे कि यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो लिखेंगे कि चूंकि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर है इसीलिए वस्तु लेंस की दुगनी दूरी पर रखा गया है, यानी कि वस्तु को जब तक हम लोग दुगनी दूरी पर नहीं रखेंगे तब तक वस्तु है वह प्रतिबिंब के उसके आकार में बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे वस्तु है यानी कि यू है वह 2f पर रखा गया है और यहाँ पे u का मान देखेंगे यानी कि 40 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे 2f का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा कि 2f इक्वल टू 40। तो यहाँ पे f का मान निकालेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 40/2 हो जाएगा, यानी कि लेंस का जो दूरी है वह 20 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद हमें इसका क्षमता निकालना है, तो क्षमता के लिए यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि P इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ पे P यानी कि पावर होता है 100 सेंटीमीटर था और यहाँ पे क्षमता इसका 20 सेंटीमीटर है। और जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 डायोप्टर, यानी कि इसका जो क्षमता होगा वह 5 डायोप्टर होगा। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। यानी कि प्रश्न में दिया गया है कि एक से अधिक लेंसों का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो लिखेंगे कि ऐसे लेंसों के निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शकों के अभिदृश्यों के डिजाइन में किया जाता है। यानी कि यदि कोई भी वस्तु दूर पे रखा हुआ है तो उसको हम लोग देखने के लिए एक से अधिक यानी कि 2 या 3 लेंसों को एक साथ में जोड़ देते हैं, उसके बाद से उसको हम लोग देखते हैं जूमिंग या जूम आउट करके, जिससे कि हम लोग को वह वस्तु है वह स्पष्ट और साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे और भी यदि आप लोग देखेंगे तो फोन का जो कैमरा होता है वह उसमें 2 या 3 लेंस लगा हुआ होता है, यदि वह फोन महंगा हुआ तो। अन्यथा अगर सस्ता फोन है तो उसमें केवल एक ही कैमरा दिया जाता है, कोई भी लेंस नहीं लगा होता है। लेकिन यदि आप लोग बड़े बड़े फोन को देखेंगे जिसका प्राइस की 20,000 से ऊपर है अथवा नीचे में भी मिल सकता है, लेकिन उस सभी में देखेंगे कि कैमरा तो होता ही है और साथ में लेंस का भी उपयोग किया जाता है, साथ में लेंस भी दे देता है। तो यहाँ तक आप लोग इसे समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।